इलेक्ट्रिसिटी में अगर पहला टॉपिक देखा जाए तो एक बहुत बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पता तो सभी को है, बट इसको डिफाइन करना है क्योंकि एग्जाम में हमको डेफिनेशन भी लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर देखा जाए, इसकी डेफिनेशन पढ़ने के पहले हम यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। मान के चलो यहाँ पर दो बॉडीज हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स का नेचर क्या रहेगा? आई होप आप लोगों ने सजेस्ट गेस किया होगा कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर एक बॉडी पर पॉजिटिव और दूसरी बॉडी पर निगेटिव होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यस, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो चार्ज है ये डिसाइड कर रहा है कि दोनों की बॉडी पर जो फोर्स है वो किस टाइप का लगेगा, है ना। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आ रही है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक एलिमेंट। यस, किसी भी बॉडी का ये एक बेसिक एलिमेंट होता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी बॉडी बाय विच वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी। यस, चार्ज ही है जिसके थ्रू वन बॉडी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक एलिमेंट of any body by which one body exert force on another body। चलो आओ अब देखते हैं आगे का डिस्कशन, आगे के जो टॉपिक है वो क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल है वो क्या होता है? Q। यस, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और लास्ट में अगर हम डिस्कशन करेंगे इसकी यूनिट की, तो डेफिनेटली इसकी यूनिट जो है वो कूलॉम है, क्योंकि कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कवरी करी थी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ बॉडी है इसके बेस पर क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज में देख सकते हो। दो टाइप की बॉडी होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी और निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। एक मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी यानी आपने उसको बहुत सारे किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनाई, है ना, तो एक मिसकंसेप्शन क्या होता है कि न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है सर, ये न्यूट्रल बॉडी थी। यस, अब इसको अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनाई तो हमने एक्सटर्नली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिए होंगे। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या नॉर्मली स्टूडेंट कंसिडर करते हैं कि हमने एक्सटर्नली पॉजिटिव चार्ज इसको दिए हैं। दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हाँ, देखो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी दैट मीन्स बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज नहीं दिए हैं, हमने बल्कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो निगेटिवली चार्ज हैं उनको सबको हटाया है या निकाला है यहाँ से। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में भी अच्छे से क्लियर ये चीज़ आप लोगों ने करी होगी। मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ, उससे आप लोगों को भी चीज़ क्लियर होगी। तो न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनानी है तो आपको उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं देना है, आपको वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा बॉडी बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखो, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बना रहे हैं तो हम उसको प्रोटॉन नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, Na+ Cl-, है ना, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। Na+ क्यों? क्योंकि सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इसके कारण उसमें कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। यस, सो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, okay, or we can say body having deficiency of electron is called what? Positively charged body. And negatively charged body, that means what? The body having excess of electron, the body having excess of electron। हाँ, आप यहां पर ये बोल सकते हो कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उसको अगर आपको निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बनाना है तो आपको उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। यस, इलेक्ट्रॉन उसको क्या करने पड़ेंगे डियर? देने पड़ेंगे। इन शॉर्ट एक बार समराइज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब ये हुआ बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, हाँ, या जहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो
वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है, और जिसमें आप इलेक्ट्रॉन दोगे दैट इज व्हाट, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके, चलो इसी के बेस पर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके हर एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर फोकस करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन, इफ ए न्यूट्रल बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी देन इट्स मास विल। एक न्यूट्रल बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनाया हमने उसको, तो बताओ उसका मास क्या होगा। अगर लास्ट स्लाइड अच्छे से क्लियर होगी तो आपका आंसर सही होगा, है ना। न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बना रहे हैं, दैट मीन्स आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज। यस, सो इट्स मास विल डिक्रीज। वेरी गुड, ठीक है। और इफ ए न्यूट्रल बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, हाँ, एक न्यूट्रल बॉडी को अगर आप निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यस, एक्सटर्नली आपने सप्लाई किए होंगे। हाँ, तो यहां पर उसका मास क्या होगा डियर, इंक्रीज। इन दिस केस द मास विल इंक्रीज। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। चलो आओ तो नेक्स्ट स्लाइड पर फोकस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, आई होप सभी को क्लियर होगी। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक की बात करें तो पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। यस, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन दैट इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को आप सिंपली ऐड कर सकते हो, जैसे +2 कूलम, +5 कूलम, -3 कूलम अगर निगेटिव चार्ज हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 + 5 7, 7 - 3 4 कूलम, है ना। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी के अंदर एक जगह पर 2 कूलम है, दूसरी जगह पर मान के चलो 7 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, 9 कूलम। ओके, इसको आप ऐड कर सकते हो। यस, थर्ड वन दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगेन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है ना या इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पूरा होता है, फुल होता है, कभी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम बात करें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, तो कोई भी आंसर आपको अगर मिलेगा तो आपको हमेशा इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। 40 स्टूडेंट, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, है ना। बट कोई ऐसा नहीं बोलेगा 30.6 स्टूडेंट्स, हाँ, है ना। यानी जैसे स्टूडेंट है वो भी पूरे होते हैं ना, आधा स्टूडेंट कभी नहीं होता है। यस, सो सेम यहाँ पर भी कि जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा, है ना। यस, टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन, यानी बेसिक आप कंसिडर कर सकते हो सिमिलरिटी स्टूडेंट के साथ, है ना। तो जैसा स्टूडेंट पूरा होता है वैसा इलेक्ट्रॉन भी पूरा होगा। तो टोटल चार्ज की अगर हम बात करें, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या फॉर्मूला होता है चार्ज का, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई नंबर ऑफ चार्ज, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है हमको। कैसी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। और Q क्या है, Q है टोटल चार्ज। ओके, एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड दैट मीन्स चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। तो ये हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। गुड, अब आगे बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, अभी हमने जितना पढ़ा उसके बेस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। एक बार और आप चाहो तो ये फॉर्मूला रिकॉल कर लो, Q इक्वल टू एन ई होता है ना। चलो आ जाओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज।
बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में भी प्रॉब्लम आए ना, तो मैं बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ फिजिक्स में। सबसे पहले आप लोग लिख लो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या पूछा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन मार्क। आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, चार्ज की वैल्यू भी गिवन है हमको 1 कूलम। और एक चीज हमको बाय डिफॉल्ट पता होती है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हमको भी एन पता करना है, क्यू और ई गिवन है। हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है अभी जो हमने पढ़ा था, क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई। हाँ, यहाँ पर प्लस माइनस भी होगा बट अभी हम उसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमको नंबर पूछा है, तो नंबर कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो क्यू की जगह हम 1 पुट करेंगे, एन हमको कैलकुलेट करना है, ई अननोन है। ठीक है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमको एन की वैल्यू पता करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻9 को डिवाइड में ले जाएंगे। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। सो हियर इट विल बी एन विल बी इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। तो यहाँ से अगर आप एन का कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन के बाद में ये आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। हाँ, तो n की वैल्यू क्या होगी 6.25 इंटू 10⁻18, दैट इज आवर आंसर, है ना। है ना, सोचो इधर, केवल 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6.25 इंटू 10⁻18, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डियर, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर फोकस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज्ड, कोई एक सोप बबल है मान के चलो, यस, सोप बबल। डेफिनेटली आप जब छोटे होंगे तब आपने बहुत सारे सोप बबल उड़ाए भी होंगे, है ना। सो व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज्ड, इट्स अ साइज, बताओ इसको, अगर एक न्यूट्रल सोप बबल है, मैं इसको पहले न्यूट्रल बनाता हूं, और फिर अगर आपसे कोई पूछे कि उसको चार्ज किया है ना, ये एक न्यूट्रल सोप बबल है, इसको आपने चार्ज किया है, हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज किया हो या हो सकता है नेगेटिवली चार्ज किया हो। ठीक है, तो पहले तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद का दिमाग लगाओ और ट्राई करो कि क्या आप आंसर ला पाते हो या नहीं। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा, तो देखते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। अब एक न्यूट्रल सोप बबल है, उसको हमने चार्ज किया, है ना, चार्ज किया, दैट मीन्स मान के चलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज दिया हमने उसको, है ना, पॉजिटिव चार्ज दिया है। यहाँ पर न्यूट्रल था, हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, या वहां से हम बोले कि इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चलो, तो मुझे बताओ, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस जो हमने पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर हर जगह पर पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे ये लोग, रिपेल करेंगे, डेफिनेटली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज्ड, इट्स साइज इंक्रीजेस। आई होप आप लोगों का भी आंसर सेम आया होगा। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दो या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो या उसमें आप इलेक्ट्रॉन दो, है ना, दोनों केस में, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी अगर देखा जाए तो इसको मैं यहां से इधर कर लेता हूं, है ना। अगेन इसका भी जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगेन लाइक चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आई होप ये भी चीज क्लियर हो गई, गुड। नेक्स्ट, ए न्यूट्रल बॉडी हैज,
अगेन पॉज करके इसका आंसर करो। चलो देखते हैं। ए न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पता नहीं सर। ओनली पॉजिटिव चार्ज? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता है। ओनली नेगेटिव चार्ज? नहीं सर, न्यूट्रल बॉडी है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होगा। नो चार्ज एट ऑल, ए और डी में कंफ्यूजन। डेफिनेटली ऑप्शन ए इज राइट, है ना। न्यूट्रल बॉडी इसका मतलब चार्ज है ही नहीं, दैट इज रॉन्ग। ओके, न्यूट्रल बॉडी होगी तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे अगर हम बात करें एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन से उतने इलेक्ट्रॉन से उसमें, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हम बात करते हैं, अभी हम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट क्या होता है। फिजिक्स में स्पेशली इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट का मतलब क्या? बियॉन्ड द रेंज। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप अभी किसी रूम में बैठे हुए हो, ठीक है। यस, इस रूम का लाइट, इस रूम में एक लाइट लगा हुआ है ना, एक बल्ब लगा हुआ है, और आप यहाँ पर बैठे हुए हो डेफिनेटली। अब एक और रूम है पास में, और एक और रूम है ना। यहाँ पर डोर होगा, डेफिनेटली यहाँ पर एक डोर होगा। यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर डोर है ही नहीं, ठीक है। कैसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो इस बल्ब की लाइट, क्या आप एग्री हो कि इस रूम में रहेगी? इस रूम में भी थोड़ी रहेगी, बट इनके बीच में डोर ही नहीं है ना, पूरी वॉल है। यस, इसका एंट्रेंस यहाँ से होगा मान के चलो। यस, तो इस बल्ब की लाइट क्या यहाँ पर आएगी? नहीं आएगी। तो ये वाली डिस्टेंस इस बल्ब के लिए इनफाइनाइट है, दैट मीन्स बियॉन्ड द रेंज। उसकी रेंज से बाहर चले गया कोई तो वो इनफाइनाइट पर कहलाएगा, है ना। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एक मैग्नेट की बात करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। एक नेल की बात करें अगर, तो एकदम पास में रखोगे डेफिनेटली अट्रैक्ट होगी, बट एक टाइम होगा या एक डिस्टेंस होगी जिससे दूर अगर आप ले जाओगे, हाँ, तो वो नेल पर इस मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यस, उस समय या उस वो वाली जो जगह होगी वो इस मैग्नेट के लिए इनफाइनाइट पर होगी। किस पर होगी डियर? इनफाइनाइट पर होगी, ठीक है। चलो, तो आई होप ये चीज समझ में आई है ना। हर एक फील्ड का एक रीजन होता है, वो रीजन के बाहर अगर जाएगा तो वो पॉइंट इनफाइनाइट कहलाएगा, है ना। सो इनफाइनाइट का मतलब बियॉन्ड द रेंज, अगर रेंज से बाहर चले जाएगा तो वो पॉइंट क्या होगा? इनफाइनाइट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आओ अब हम आगे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल का मतलब। यस, पोटेंशियल दैट मीन्स टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन है, यहां से आपको फील आएगा पोटेंशियल क्या होता है ना। किसी की टेंडेंसी का अपोज करना। यस, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बॉक्स है जो ग्राउंड पर ही है, डेफिनेटली वो वहीं पर रहना चाहता है, बट अगर आपने उसको किसी हाइट एच तक उठा लिया, उसकी टेंडेंसी क्या है? ग्राउंड पर आने की। यस, बट वो किसी हाइट एच पर है, तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल का मतलब टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी की भी टेंडेंसी का अपोज करना, दैट इज नॉन एज व्हाट? पोटेंशियल। आओ तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये दोनों पॉइंट का क्या यूटिलाइजेशन है उस पर फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, देखो, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। नहीं सर, अभी समझ में नहीं आया है, एक बार देखते हैं, है ना। ये मान के चलो, कंसिडर करो कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है। यस, दैट इज ए प्लस क्यू चार्ज, है ना। अब मुझे बताओ, इसका एक रीजन होगा जहां तक उसका इफेक्ट होगा। यस, तो ये वो सर्कल, वो रीजन है जहां तक उसका इफेक्ट है ना। यस, उसकी फील्ड है यहाँ तक। बट ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ये उसकी फील्ड से बाहर है, इसका मतलब क्या? वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, इनफाइनाइट दैट मीन्स बियॉन्ड द रेंज। ये प्लस क्यू की रेंज ये सर्कल तक ही है, उसके बाहर अगर रखा है तो वो किस पर है? इनफाइनाइट पर है ना। तो वहां से, इनफाइनाइट से जैसे ही ये प्लस चार्ज को इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाऊंगा या ए पॉइंट तक ले आऊंगा, तो क्या इसकी टेंडेंसी का अपोज होगा? डेफिनेटली अपोज होगा। क्यों?
क्योंकि ये भी प्लस चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस क्यू जैसे ही एंटर करेगा ये प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा, उसकी टेंडेंसी जो है प्लस क्यू की वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बट उसके अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जैसे किसी एक पॉइंट ए पर हमको पता करना है मान के चलो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinite to that point. Work done in moving a unit positive charge from infinite to that point. Infinite से उस पॉइंट तक लाने में पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क किया गया है, उसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस। हाँ, ये अभी आपको पता चलेगा भाई, एक जगह अगर हाई पोटेंशियल है, यस, और दूसरी जगह लो पोटेंशियल है, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड या उसकी अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस किधर से किधर होंगे। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्जेस, और अगर निगेटिव होंगे तो वो लो से हाई होंगे। ओके, यस, अभी इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट होती है, देखो इधर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसका सिंबल जो होता है वो V होता है ना। डेफिनेशन एक बार और रीड करते हैं। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स वर्क पर यूनिट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इट इज डिफाइंड एज वर्क पर यूनिट चार्ज, यस, वर्क डन किसी यूनिट चार्ज पर जितना वर्क करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, तो इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलॉम, या एक और यूनिट है जिसका हम अधिकतर यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे वोल्ट। यस, वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसलिए उनके नेम पर हमने ये यूनिट रखी है वोल्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो हम यूज करेंगे वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हमने इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रीड किया है, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाए थे, अब अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो उसमें जितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं इधर, देखो इधर ही ए और बी पॉइंट दोनों अंदर ही है ना, फील्ड के अंदर ही है, तो ए से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम पर यूनिट चार्ज पर, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट की बात करी थी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्केलर क्वांटिटी है, दोनों की यूनिट सेम रहेगी, वोल्ट ही रहेगी। सर फॉर्मूले में कोई चेंज, डेफिनेटली फॉर्मूले में चेंज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था पोटेंशियल इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें VB माइनस VA, है ना, हम अगर A से B ले जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, यस, ठीक है। वर्क कहां से कहां तक होगा, ए से बी, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस हम हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लेंगे। अभी इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। जल्दी से आप रिकॉल कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V, दैट मीन्स पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज या W बाय Q होगा, ठीक है। एक और चीज बता दूं, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि मुझे बताओ ना, अगर पॉइंट यहां पर रहेगा इनफाइनाइट पर तो इसके कारण कोई अट्रैक्शन होगा नहीं, कोई रिपल्शन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट मान के चलो P, वो प्लस क्यू चार्ज के लिए तो इनफाइनाइट पर है, उसकी रेंज से बाहर है, तो ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्शन होगा।
यस, तो हमेशा वहां पर कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, उसकी कोई टेंडेंसी का अपोज ही नहीं हो रहा है। अपोज तो तब होगा ना जब ये फील्ड में आएगा और ये प्लस की उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, चलो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज जीरो। इनफाइनाइट पर अगर हम पूछें कि यहाँ पर बताओ पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो। एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी, उसको हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? वोल्ट मीटर। यस, आप देखो इधर, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है V। यस, V फॉर वोल्ट मीटर, है ना। ये सुई इस टाइप से फ्लक्चुएट करेगी जब उसमें आप सप्लाई दोगे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल, हमने कंप्लीट कर लिया। इनिशियली चार्ज किया, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया, उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस किया। अब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कुछ फ्लो होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, या जो चार्ज फ्लो होते हैं, वो चार्ज का जो फ्लो होना है दैट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला होगा I इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू रिप्रेजेंट व्हाट? चार्ज, टी रिप्रेजेंट व्हाट? टाइम। इट इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर। आप चाहो तो कुलॉम पर सेकेंड भी लिख सकते हो, है ना, बट कुलॉम पर सेकेंड नहीं होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। आ रही है बात समझ में इतना? ठीक है, चलो। तो अब एक और डिवाइस जो करंट को मेजर करने के काम में आएगा, तो उस डिवाइस का नाम है एमीटर। यस, एम्पियर के नेम पर ही ये रखा गया है। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, है ना, हम जो कन्वेंशनल करंट लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट is always opposite to the flow of इलेक्ट्रॉन। हाँ, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर करंट पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। करंट पॉजिटिव से निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? हाँ, निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। कन्वेंशनल करंट, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करोगे तो वो अलग है, बट हम अधिकतर यूज क्या करते हैं? कन्वेंशनल करंट। अगर एमीटर देखें तो वो भी अलग अलग टाइप से, यहाँ पर दो डायग्राम मैंने आपको शो किए हैं। ये इसमें सिंपली ए लिखा हुआ है ना। इस एमीटर में देखोगे तो ए लिखा हुआ है, एमीटर है। और यहाँ पर एम ए रिप्रेजेंट मिली एमीटर। यस, है ना। एमीटर की अलग अलग, दैट मीन्स करंट की अलग अलग यूनिट भी होती है। जैसे हम बात करें 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁶, है ना। दूसरा फिर 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होगा यहाँ पर 10⁻⁻³ एम्पियर, है ना। अधिकतर जो है वो माइक्रो और मिली ही यूज में आता है। चलो, अब हम कुछ क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ। पहले तो वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। उसके बाद में फिर मेरा जो आंसर आएगा उससे आप मैच करना। 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। 3 सेल यहाँ पर कनेक्टेड हैं, 3 सेल्स आर कनेक्टेड हियर, एंड ईच ऑफ हैविंग द EMF और वोल्टेज दैट इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। ये प्लस माइनस, ये जो है ये सेल का सिंबल है। यस, इट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये सिंबल होता है, ये प्लस और ये माइनस, है ना। जो बड़ी लाइन होगी वो प्लस को रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी लाइन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। चलो, तो अब हम देखते हैं
2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है एंड यूज्ड एज ए बैटरी इन ए सर्किट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसके दो टर्मिनल है ए एंड बी। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर पार्ट ए की बात करें, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। यस, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में। तो मैं आपको बता दूं, जब भी सेल ऐसे सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो आप क्या करो, तीनों सेल का जो वोल्टेज है उसको प्लस कर दो, दैट मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। हाँ, क्योंकि एक बैटरी या एक जो सेल है वो 2 वोल्ट दे रहा है, ऐसे 3 सेल कनेक्टेड है तो टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलॉम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। इसमें फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, है ना। 1 सेल की बात कर रहे हैं तो एक सेल के लिए वोल्टेज कितना रहेगा अपना 2 वोल्ट, है ना। वोल्टेज वही, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो V इक्वल टू 2 वोल्ट, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स आपको वर्क पूछा हुआ है। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, वर्क, और चार्ज भी दिया हुआ है, आपको चार्ज गिवन है दैट इज 1 कूलॉम। मुझे जल्दी से बताओ आप लोग, पोटेंशियल, वर्क और चार्ज में अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, ओके। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, तो यहां से बताओ वर्क कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चार्ज हमको दिया है 1 कूलॉम और वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, तो वर्क यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, दैट वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 जूल। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना। पॉइंट बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब अगर हम बात करें सेकेंड, जिसमें ऑल 3 सेल्स आर कनेक्टेड, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो तीनों के कारण कितना होगा 6 वोल्ट, है ना। यहाँ पर अगेन सेम फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, या W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पर यूज किया था, W इक्वल टू क्यू वी। तो Q कितना है हमारा 1 और वोल्टेज कितना है हमारा यहाँ पर 6, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा आंसर 6 जूल। यस, ये क्या बोलना चाहता है इसको भी समझो, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलॉम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। जब 1 कूलॉम एक सेल से पास होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी उसको, तो 2 जूल की मिलेगी, और अगर 3 सेल से पास होगा तो उसकी एनर्जी बढ़कर 6 जूल हो जाएगी, ओके। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 300 जूल। जब कुछ नहीं समझ में हो आराम से आप क्या करो, गिवन वर्क इक्वल टू 300 जूल, रिक्वायर टू ट्रांसफर 20 कूलॉम चार्ज, ठीक है, चार्ज भी हमको गिवन है 20 कूलॉम। आप कैपिटल क्यू यूज करोगे या स्मॉल क्यू यूज करो, है ना, उसका टेंशन नहीं है ना। फ्रॉम 1 टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी अदर टर्मिनल, ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पर पता करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला है W बाय क्यू। W की वैल्यू है 300 और Q कितना है 20। मैं वापस बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। वो भी इसलिए ताकि एक बार हमारे बेसिक क्लियर हो जाए फिर हम PYQs पर अच्छे से स्विच कर पाए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15, और वोल्ट जो यूनिट है वो मत लिखना भूलना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलॉम। 4 कूलॉम चार्ज की बात करें, वही वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, है ना। गिवन क्या है, चार्ज हमको गिवन है 4 कूलॉम और वर्क पूछा हुआ है, अच्छा ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट एट 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है। यस, VB माइनस वी आप कंसिडर कर सकते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक का पोटेंशियल 230 वोल्ट है, दूसरे का 220 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस।
सो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं, W का फॉर्मूला हो जाएगा Q VB माइनस VA, है ना। Q कितना है, Q अगर देखें तो 4 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 40, और चूंकि ये वर्क हमने कैलकुलेट किया है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। सो आंसर विल बी व्हाट, 40 जूल। बस अभी से मेहनत करते चलो यार, है ना। अगर आप मेहनत करोगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। और एक और चीज, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो आप बस आराम से बैठकर वीडियो देख रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, और फिर चेक करो कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हमको ऑलरेडी पता भी है। ठीक है, लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ओके, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आपसे पूछा हुआ है। अच्छा, कैपिटल N पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कैपिटल N, ओके, पर सेकेंड, पर दैट मीन्स डिवाइड, सेकेंड दैट मीन्स टाइम, N/T पूछा हुआ है। व्हेन द वायर कैरीज ए करंट 3.2 एम्पियर, करंट भी आपको गिवन है, कितना है 3.2 एम्पियर। चलो ठीक है, अब इसमें तो सर अभी तक तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया जिसमें ये सब चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक चीज अगर मैं आपसे पूछूं तो करंट का फॉर्मूला क्या अभी हमने देखा था, चार्ज पर यूनिट टाइम Q/T, और हमको ये पता है Q इक्वल टू, हमने क्या देखा था, Q इक्वल टू NE। हाँ सर, अब हमको दिख गया NE डिवाइडेड बाय T। तो N/T जो है ये हमको कैलकुलेट करना है ना। तो N/T अगर कैलकुलेट करना है तो हमको ये जो E है ये इधर डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, I/E होगा, N/T इक्वल टू क्या होगा, I/E। ठीक है, हमको बस वैल्यू पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। करंट कितना है हमारे पास, करंट है 3.2 डिवाइडेड बाय कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। चलो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +19। तो हमारा N/T का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10⁻19। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए सेक्शन पर सेकेंड, ओके। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, 2 इंटू 10⁻19। नंबर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बट टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स, क्योंकि वो डिवाइड में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले ट्राई करो। इन 10 सेकेंड, टाइम आपको कितना गिवन है 10 सेकेंड का, ठीक है। चार्ज ऑफ 25 कूलम, आपको Q भी गिवन है 25 कूलम, लीव्स ए बैटरी एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी भी गिवन है, या वर्क, वर्क और एनर्जी सेम है, ठीक है। सो 200 जूल, ठीक है, आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट। एज ए रिजल्ट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर बताओ W कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना हो जाएगा 25, 25 1 जा 25 और 25 8 जा अगर हम देखें तो 200 हो जाएगा। तो V अपना हो जाएगा 8 वोल्ट, है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है यहाँ पर। अब हम बी पार्ट पर फोकस करेंगे, व्हाट इज द करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, करंट कितना फ्लो होगा अगर हम इसका डिस्कशन करें। यस, तो करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट चार्ज कितना हो जाएगा 25 और टाइम कितना होगा 10,
तो अगर 25/10 करोगे तो 2.5 एम्पियर ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम बहुत इजी वे में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप उसका गिवन लिखने में सही होंगे। ठीक है, अगर आप उसके उसके गिवन को आप लिख लोगे तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, चलो तो आओ अब हम आगे डिस्कस करते हैं सिंबल्स, स्पेशली जो कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं उस पर फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल देखें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो बड़ी लाइन होगी वो प्लस को रिप्रेजेंट करेगी, छोटी लाइन माइनस को, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नॉन एज बैटरी। तो यहाँ पर देखो दो सेल यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है ना। प्लग की और स्विच ओपन, यहाँ पर अगर बीच में डॉट नहीं है इसका मतलब ये ओपन स्विच है, हाँ अभी खटका बंद है, हाँ। और प्लग की और स्विच क्लोज्ड, क्लोज्ड के लिए यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा। वायर जॉइंट की बात करें तो अगर ऐसा है तो समझ लो ये दोनों वायर, एक ये वाला वायर और दूसरा ये वाला वायर, दोनों आपस में क्या है, जॉइंट है। और अगर एक वायर ऐसा और दूसरा यहां से ऐसा कर्व किया हुआ हो तो समझ लेना कि ये दोनों वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो ये बहुत बेसिक सिंबल है। उसके बाद में रेजिस्टेंस, डेफिनेटली ये वाला सिंबल। वेरिएबल रजिस्टर और इसी का एक और नाम होता है रियोस्टेट, यस। तो ये अपना वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल होगा, कहीं कहीं पर इस टाइप से भी यूज में आता है और कहीं पर आपको ऊपर से एक की भी दिखी हुई मिलेगी। ठीक है, एमीटर तो एक सर्कल के अंदर ए लिखा होगा, दैट मीन्स एमीटर, और अगर सर्कल के अंदर वी लिखा हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर होगा। ओके, आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं और चीजें आपको क्लियर हो रही है। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। आखिर ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ए सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, एक ऐसा सर्किट जिसमें सेल हो, सबसे पहला सेल, स्विच हो और रेजिस्टेंस हो। दूसरी भी बहुत सारी चीजें होगी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, एक तो सेल। तो देखो ये मैंने यहाँ पर सेल या बैटरी, मैं बैटरी लगा देता हूँ, दो सेल कनेक्ट करूंगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट, बैटरी, है ना। साथ ही एक स्विच मुझे कनेक्ट करना है, यस ये अभी ओपन स्विच है ना, अभी करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद में रेजिस्टेंस की बात करें, है ना। ठीक है, चलो तो अब इधर ध्यान से समझो, यस। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R और यहाँ पर रहेगा बैटरी, यहाँ पर अगर रहेगी तो मैं इसको B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। स्विच है, इसको K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये क्लोज्ड है, इसमें जैसे ही क्लोज किया दैट मीन्स अब करंट फ्लो हो रहा है। बट अब ये इनकम्प्लीट सर्किट है, इसमें दो और मेजरिंग डिवाइस कनेक्टेड होगी, एक तो वोल्ट मीटर और दूसरा एमीटर। हमेशा ध्यान रखना है हमको कि एमीटर रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्टेड होता है, यस। और वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट होगा, यस। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel or shunt with resistance but ammeter is always connected in series with resistance, है ना। यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं प्लस माइनस का। तो जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं, जैसे ये वाला टर्मिनल, है ना, यस, वोल्ट मीटर का ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से, तो डेफिनेटली पॉजिटिव, अपोजिट वाला निगेटिव। अब मुझे बताओ ये जो बैटरी का जो निगेटिव है वो एमीटर के किससे कनेक्ट, जो एमीटर का ये वाला टर्मिनल है वो बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए ये निगेटिव होगा और ये कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को, चलो बहुत बढ़िया। तो हमको दो चीज ध्यान रखना है अच्छे से, एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट में अगर जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। आप I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखो या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर एक लगेगा कांस्टेंट जिसका नाम होगा R, रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। अभी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू आई इंटू आर, हमको याद रखना है वीर, है ना, वीर याद रखना है, वीर एकदम महान वीर, VIR, हाँ VIR, दैट मीन्स वीर डेफिनेटली। ठीक है, ये उसका सर्किट डायग्राम रहेगा, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर था और सीरीज में एमीटर, सेम हियर एज वेल। रेजिस्टेंस R, ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, चूंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और अपोजिट निगेटिव। ये बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है तो एमीटर का ये टर्मिनल निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये रियोस्टेट है। यस, यहाँ से हम उसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा। और यहाँ पर की लगी हुई है ना। ठीक है, बाय मिस्टेक एक्चुअली ये ऐसा स्प्लिट रिंग होगी, है ना। ठीक है, सेमी इस टाइप से रहेगा। यस, ओके, चलो आ जाओ। अब ये रियोस्टेट के थ्रू हम उसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो डेफिनेटली करंट भी चेंज होगा और वोल्टेज भी चेंज होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। तो पोटेंशियल, और इधर अगर हम बात करें करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पोटेंशियल की बात करेंगे, तो जैसे 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 हमारा लॉ जो बोलता है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे डेफिनेटली करंट भी क्या होगा डियर, इंक्रीज होगा, करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा किसी भी ग्राफ का स्लोप वर्टिकल एक्सिस कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ग्राफ का अगर वर्टिकल एक्सिस कंपोनेंट देखा जाए तो करंट I है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंपोनेंट V है। I बाई V होता है 1 बाय R, ना कि R होता है। ठीक है, तो इसका स्लोप जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के बेस पर मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, है ना, ट्राई करना, ये I और ये V, मान के चलो यहाँ पर दो ग्राफ है ना, दो लाइन है A और B, दो अलग अलग मटेरियल हैं, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस पर फोकस करो। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा डेफिनेटली। तो स्लोप किसका कम है, A का, तो रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। सिंपली समझो, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अपना अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत सिंपल टॉपिक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इट। मान के चलो कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके फ्लो का कोई अपोजिशन भी करेगा। यस, तो वो जो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का अपोजिशन हो, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, रेजिस्टेंस। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। नहीं नहीं नहीं, करंट को रोकता नहीं है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है बस, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल में लूँ कि अगर रोड पर स्पीड ब्रेकर हो, यस स्पीड ब्रेकर हो, तो वो कभी भी व्हीकल को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के काम में आता है। बस सेम टू सेम रेजिस्टेंस का भी काम है। ठीक है, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, है ना, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, करंट का अपोज करता है। जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। तो यहां से अगर हम देखेंगे, है ना, तो R को अगर इधर ही रहने दो तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। तो R का फॉर्मूला क्या कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय I। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो ओम्स लॉ से हमने डिराइव किया है। रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो SI यूनिट है वो है ओम। यस, ओम नाम के साइंटिस्ट ने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, इसलिए इसकी जो SI यूनिट है दैट इज ओम। ये उसका सिंबल रहेगा इस टाइप से, दैट इज ए सिंबल फॉर ओम रेजिस्टेंस। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है जिसका मैंने डायग्राम भी बनाया है। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ओपन अगर करोगे तो आपको डेफिनेटली इस टाइप का एक डिवाइस मिलेगा जिसका नाम होगा रेजिस्टेंस। यस, इट इज नोन एज व्हाट डियर, रेजिस्टेंस। इसमें कलर कोडिंग होती है, उसके थ्रू इसकी वैल्यू पता कर पाते हैं, है ना। अभी वो 10th क्लास में नहीं है तो अभी मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये जो नीचे दो हैं ये दोनों रिहोस्टेड है,
वेरिएबल रजिस्टर, ये जो है ना, ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर को आप इधर करोगे तो रेजिस्टेंस वेरी होगा, इधर करोगे तो वेरी होगा। तो ये रिहोस्टेट है, जो अभी हमने सिंबल के फॉर्म में देखा था। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सो दैट इज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अभी हमने देखा था इसके पहले R इक्वल टू वी बाय आई, वो ओम्स लॉ से देखा था। दैट मीन्स वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंडेंसी वाली जो चीज थी, यस, है ना, ठीक है, वी बाय आई। तो अब जो बेसिक फॉर्मूला है, यस, जो उसके फिजिकल फीचर पर डिपेंड करता है, उसकी अब हम बात करते हैं। तो आर का फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस का रो एल डिवाइडेड बाय ए। एल रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए रिप्रेजेंट एरिया ऑफ कंडक्टर। ये ए जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और एल यहाँ पर क्या होगी, उसकी लेंथ। और यहाँ पर एक नया टॉपिक आपके एक नया पॉइंट आपको मिल रहा है, जिसका नाम है रो रजिस्टिविटी। यस, रो रिप्रेजेंट रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एल रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करें कि भाई ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मुझे बताओ, अगर एल है ना, मुझे यहाँ पर बताओ, इफ एल इक्वल टू 1 मीटर रखो और ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर रखो, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आर इक्वल टू ये हो जाएगा रो। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू 1 और ए की भी वैल्यू 1, हम इसी फॉर्मूले से यहाँ पर लाए हैं। यस, सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस having the length of conductor 1 मीटर and cross section area 1 मीटर स्क्वायर। यस, ठीक है, किसी भी मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, बट रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती है। देखो, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग, बट अगर जैसे मान के चलो आयरन, आयरन का चाहे फिर वो रॉड हो या एक स्फीयर हो या कोई सा भी मटेरियल, मान के चलो कि आप आयरन की एक आपने टेबल ही बना लिया आपके पास है, ठीक है, तो सभी की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये जियोमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। हाँ, दोनों जो है टेम्परेचर पर डेफिनेटली वेरी डिपेंड करते हैं, है ना, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो, अब इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। इसके बेस पर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आता ही आता है। पहले हम बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। कंसिडर टू वायर्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल अगर हैं, यस, तो सबसे पहले तो ये देखो, मटेरियल अगर सेम है दैट मीन्स रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यस, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेंथ ऑफ कंडक्टर ए इज डबल देन लेंथ ऑफ बी, ठीक है। हमने मान के चलो कि हम दो मटेरियल की बात करें, एक ए है और दूसरा बी है। दोनों की रेजिस्टिविटी रो ए इक्वल टू रो बी, रेजिस्टिविटी सेम है, इसको मैं रो नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है लेंथ ऑफ ए इज डबल देन लेंथ ऑफ बी, दैट मीन्स एल ए is 2 times of LB. Yes. अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोथ वायर इज सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ए एंड एरिया ऑफ बी बोथ आर सेम। यस, एरिया ऑफ ए एंड एरिया ऑफ बी बोथ आर सेम। अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। मुझे बताओ क्या क्या कांस्टेंट है। आप अगर ये देख रहे हो तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है और एरिया भी क्या है, कांस्टेंट। अब हमको पता है जो फॉर्मूला है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ध्यान से समझना मेरी बात, चूंकि यहां पर रेजिस्टिविटी और एरिया कांस्टेंट है, यस, रेजिस्टिविटी और एरिया दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसलिए
हम इसको सिंपली ये लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहां से देखेंगे अगर लेंथ 2 टाइम बढ़ रही है A की, यस, तो B का भी लेंथ कितना टाइम, यानी अगर हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, वो भी कितना टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। कितना टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। या इसको अगर दूसरे वे में अगर हम देखा जाए, हम देखें, तो पहले हम ए की बात करेंगे। देखो एक डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा आर ए इक्वल टू रो ए के बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रो, क्योंकि सभी का रजिस्टिविटी रो ए इक्वल टू रो है। लेंथ कितना होगा, एल ए डेफिनेटली, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, ए, है ना। अगर हम वायर बी की बात करेंगे तो आर बी इक्वल टू कितना होगा, रो एल बी डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशो पता करना है। ठीक है, मैं आपको इस टाइप का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जो आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आर ए बाय आर बी, है ना, इक्वल टू, चूंकि रो बाय ए दोनों में कॉमन है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा एल ए बाय एल बी। अब हमको पता है, यहाँ से देखिए एल ए इक्वल टू 2 LB होता है जो हमको गिवन है, तो एल बी से एल बी कैंसिल, तो यहाँ से आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 RB। या अगर आपसे सिंपली रेशो पूछा हुआ है यहाँ पर, तो आर ए बाय आर बी कितना हो जाएगा, 2, है ना। इसको आप सिंपली भी कर सकते थे, अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चूंकि रेजिस्टिविटी और एरिया कांस्टेंट है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस में रेशो कितना रहेगा, 2। क्यों, क्योंकि पहले वाले की लेंथ डबल है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो आर ए बाय आर बी इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पर आते हैं। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करना, आपको क्लैरिटी आएगी कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो, है ना। यहाँ पर दो अलग अलग वायर थे, चाहे सेम मटेरियल के थे, ठीक है, बट दोनों अलग अलग वायर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ही वायर रहेगा, ध्यान से, ठीक है। पहले आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आई होप आपने ट्राई किया। चलो देखते हैं कि आप सही हो या नहीं, ठीक है। सो द वायर इज स्ट्रेच्ड, अब वायर को स्ट्रेच किया है, पहले इतना वायर था, अब उसको स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच किया दैट मीन्स आपने यहाँ से भी फोर्स लगाया, यहाँ से भी फोर्स लगाया, तो अब ये वायर ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। मैं वायर को थोड़ा सा इस टाइप से बना देता हूँ। यस, ये वायर था, आपने इधर से भी फोर्स लगाया और इस वायर को इधर से भी फोर्स लगाया, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा। यस, ठीक है, यस, हमको कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ से हमने इसको फोर्स लगाया था, इधर भी हमने इसको यहाँ से फोर्स लगाया था, स्ट्रेच किया, तो हमको डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है। सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस, है ना। जो लेंथ इसकी है, जैसे मान के चलो अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L। देन कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि लेंथ 2 टाइम बढ़ी है, तो जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था, लेंथ ऑफ ए इज डबल देन बी, तो दोनों का रेशो कितना था, 2, दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी 2 टाइम बढ़ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगाते हो और इस क्वेश्चन का आंसर देते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो भी 2 टाइम बढ़ेगा, तो ये आंसर होगा आपका रॉन्ग। यस, क्योंकि इसमें एक ही वायर है और स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच किया है तो इसका जो एरिया है वो भी तो डिक्रीज होगा। जबकि पहले क्वेश्चन में देखो, एरिया ऑफ बोथ वायर इज सेम, ये गिवन था और दो अलग अलग वायर थे। यहाँ पर एक ही है, इसको स्ट्रेच किया तो देखो इसका एरिया, जैसे इसका एरिया मान के चलो कि अगर इसका एरिया ए होगा, है ना, तो चूंकि ये लेंथ डबल हुई है इसलिए इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कम होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर हम देखते हैं इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस। इस केस में हम देखते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा,
भाई रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि दोनों में मटेरियल तो सेम है, सेम मटेरियल को स्ट्रेच किया है। रो लेंथ कितना है L, एरिया कितना है A। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हम R डैश कंसिडर कर लेते हैं। रो लेंथ कितना 2L और एरिया कितना A डिवाइडेड बाय 2। A डिवाइडेड बाय 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा ये रो, है ना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। रो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 और बचेगा रो L बाय A, रो L बाय A। ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 रो L बाय A को हम R लिख सकते हैं, तो देखो ये रो L बाय A है, ये किसके इक्वल होगा R के इक्वल, तो R डैश इक्वल टू 4R होगा। सो दैट इज आवर आंसर। पूछा है इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, दैट मीन्स देखो रेजिस्टेंस will increase by 4 टाइम्स। कितने टाइम बढ़ेगा रेजिस्टेंस 4 टाइम्स। क्या चीज क्लियर हो रही है? यस। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक और मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों को और अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसको आप बस याद रख लेना। अगर आपने इसको याद रख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी। मैं यहाँ पर इतने स्पेस में मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक फॉर्मूला है R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 का स्क्वायर इक्वल टू A1 बाय A2 का स्क्वायर और इक्वल टू R1 बाय R2 का टू द पावर हो जाएगी 4। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो समझ लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इधर पावर कितनी है इसकी 4 है, पावर कितनी है डियर 4 है। 1 दैट मीन्स बिफोर स्ट्रेचिंग और 2 रिप्रेजेंट व्हाट आफ्टर स्ट्रेचिंग, है ना, आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैपिटल आर क्या है रेजिस्टेंस है, एल क्या है लेंथ, ए क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्मॉल आर इज द रेडियस। यस, इसमें कंफ्यूज मत होना, दैट इज व्हाट रेडियस ऑफ वायर, है ना, रेडियस है। ठीक है, आओ तो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, है ना। इसको हम यहां से भी कर सकते थे। देखो कि इसका अगर मैं शॉर्टकट बताऊं, जो अभी हमने इतना मेथड पूरा यूज किया था उसके बजाय अगर शॉर्टकट में करना हो तो देखो 1 यानी बिफोर स्ट्रेचिंग और 2 यानी आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो देखो R2 बाय R1 दैट मीन्स ये आफ्टर स्ट्रेचिंग बाय बिफोर स्ट्रेचिंग R1 इक्वल टू L2 दैट मीन्स आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना था बताओ 2L डिवाइडेड बाय बिफोर स्ट्रेचिंग L1 दैट मीन्स बिफोर स्ट्रेचिंग कितना था L, इसका स्क्वायर हो जाएगा, L से L कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि R2 इक्वल टू 4 R1। डायरेक्ट देखो 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया, जो हमने यहाँ पर इतना किया था वही, है ना। R2 इज इक्वल टू 4 R1, है ना। R2 क्या है आफ्टर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस है एंड R1 इज रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The wire is stretched such that cross section area becomes half. Then calculate the effect on its resistance. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब अगर हम उस शॉर्टकट मेथड से करें तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हाफ हो गया, A2 दैट मीन्स आफ्टर स्ट्रेचिंग जो एरिया है
वो A1 बिफोर स्ट्रेचिंग एरिया का हाफ हो गया। ठीक है, हमको पता है, देखो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, R2/R1 इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो R2/R1 इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर। चलो A1 को A1 ही रहने देंगे और A2 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ से, A1/2, A1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो R2/R1 इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर। A1 कैंसिल, 2 पर चले जाएगा। R2/R1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगेन रेजिस्टेंस इस केस में भी 4 टाइम इंक्रीज होगा, है ना। 1 जो है वो बिफोर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस है और 2 है वो रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजी वे में कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलो एक और सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से अब आप पॉज करके इसको सॉल्व करो, ट्राई करो जल्दी से। चलो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो यार, अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे पॉज करके तो मज़ा नहीं आएगा, वो ज़्यादा टाइम के लिए आप लोगों को याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है पहले खुद सॉल्व करो, कुछ मिस्टेक होती है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद में फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, द वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट रेडियस बिकम्स हाफ। अब जो रेडियस है वो इनिशियल रेडियस का कितना हो गया है, हाफ हो गया। ठीक है सर, इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस R2/R1, है ना, वही फॉर्मूला था। यहाँ पर हो जाएगा ये R1/R2, रेडियस है, इसकी पावर 4 थी, 2 नहीं थी, 4 थी। तो यहाँ पर R1 डिवाइडेड बाय R2 की जगह हम लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। R1 कैंसिल, 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, यस 16। ठीक है, तो इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो कितने टाइम बढ़ जाएगा, 6 टाइम बढ़ जाएगा, 16 टाइम बढ़ जाएगा, है ना। सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। ओके, यस, अगर आपका ये आंसर आया है दैट मीन्स अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 12th में भी बहुत काम आएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में भी जो डिफरेंस पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट जो 4 डिफरेंसेस है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने आपको बताया था R इक्वल टू रो व्हेन L इक्वल टू 1 मीटर दैट मीन्स यूनिट लेंथ एंड A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर दैट मीन्स यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सब्सटेंस, है ना। ये तो बेसिक डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस। दूसरा ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली रेजिस्टिविटी जो है ना ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। बट रेजिस्टेंस उसके शेप पर डिपेंड करेगा, साइज पर डिपेंड करेगा, लेंथ कितना है, एरिया कितना है, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा। बट रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी की बात करें कि भाई अगर सेम कंडक्टर है ना, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। बट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर सेम कंडक्टर है और उसका साइज अलग अलग है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो तो ओम है, बट रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे फाइंड करना, देखो रो एल बाय ए। ठीक है, जिसकी भी यूनिट पता करना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो आर ए बाय एल हो जाएगा। अब इसकी आपको यूनिट देखना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट देख लो, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो कितनी होगी, है ना, इधर ओम और इधर मीटर। यस, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ओके, चलो, और रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम ही रहेगी। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, यस, यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये स्पेशली गिवन है अपने एनसीईआरटी में।
है ना, इसी इसी नाम से गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। जब आप अलग अलग रजिस्टर को कनेक्ट करोगे तो ऐसे कितने टाइप से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहला टाइप अगर हम देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पर आप देख रहे हो रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है। R1 का ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, R2 का ये वाला R3 से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से उसकी डेफिनेशन होगी, द कॉम्बिनेशन इन विच रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, in which resistance are connected end to end is called series combination। इसमें स्पेशली क्या चीज ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ से करंट आई गया, R1 में से भी सेम करंट जाएगा, R2 में से भी सेम जाएगा और R3 में से भी सेम जाएगा। यहाँ पर भी आई करंट, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं ना उसके पास, R2 में से भी R3 से भी आई करंट। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम होता है। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, इधर V1 इधर V2 इधर V3। ठीक है, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स ऑफ अनइक्वल रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो करंट तो सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स ऑफ अनइक्वल रेजिस्टेंस यस इज डिफरेंट, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूँ। बैटरी का वोल्टेज है V, तीन पार्ट में डिवाइड होगा, V1 V2 और V3। तो हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे भी, जो टोटल V है वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा तो तीनों का क्या होगा, सम होगा। तीनों का क्या होगा, सम होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो तो अगर इतना समझ में आ रहा है अब मुझे बताओ V इक्वल टू क्या होता है, IR, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि टोटल वोल्टेज है तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस होगा। V1 दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस R1, उसमें से करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है R1। V2 में से, V2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस R2। V3 इक्वल टू करंट I, रेजिस्टेंस R3। ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और अब यहाँ से मैं करंट I को कॉमन ले रहा हूँ। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक और इम्पोर्टेंट चीज, द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। दैट मीन्स अगर सीरीज में, जैसे मान के चलो कि ये मैंने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, 2 ओम है, दूसरा 3 ओम है और तीसरा 5 ओम है ना। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों से पूछूंगा तो आप तीनों को सम करोगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 करोगे, आपका आंसर आएगा 10 ओम। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, जो इसका ग्रेटेस्ट है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 5 ओम। तो हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा होगा। 10 ओम इज ग्रेटर देन 5 ओम। इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट मीन्स R1 R2 R3 दोनों सेम पॉइंट्स, दो कॉमन पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस या सभी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे। सो रेजिस्टेंस आर said to be in parallel combination when they are connected together between 2 points। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होंगे तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें मुझे बताओ दो कॉमन पॉइंट है तो दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, बट करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। देखो करंट ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 और I3 में।
ठीक है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, बट करंट, हाँ करंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। करंट थ्रू रेजिस्टर्स ऑफ अनइक्वल रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो कौन डिवाइड हो रहा है, जैसे इसके पहले डेरिवेशन में कौन डिवाइड हो रहा था, देखते हैं। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, तो हमने उसकी इक्वेशन लिखी थी। अब यहां पर कौन डिवाइड हो रहा है इस केस में, यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो हमको उसकी इक्वेशन लिखना पड़ेगी। करंट आई इक्वल टू, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मुझे बताओ V इक्वल टू आई आर होगा, है ना, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। तो यहाँ पर V बाय आर इक्विवेलेंट, I1 हो जाएगा V बाय R1, I2 होगा V बाय R2 और I3 होगा V बाय R3, है ना। V बाय आर इक्विवेलेंट, यहाँ से मैं V कॉमन लूंगा, ये बनेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और 1 बाय R3 डेफिनेटली, है ना। ये इसका फॉर्मूला होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, चलो अब हम इधर देखते हैं, द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। अगेन क्या चीज है, जैसे मान के चलो कि ये 1 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 ओम कनेक्टेड है और यहाँ पर 5 ओम कनेक्टेड है, 5 ओम कनेक्टेड है। ठीक है, चलो तो आर इक्विवेलेंट अगर आपको यहाँ से पूछेंगे, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो जो भी छोटा इसमें रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। दैट मीन्स इसका जो आर इक्विवेलेंट का आंसर जो भी आएगा वो हमेशा 1 ओम से भी छोटा होगा। इट विल बी लेस देन दी 1 ओम। ओके, यस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो अब आ जाते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने का कोशिश करो। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 और 6 पैरेलल में कनेक्टेड है। मैं आपको बता दूं, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, केवल दो रेजिस्टेंस के लिए ये अप्लाई होगा। हाँ, जैसे रेजिस्टेंस R1 और इधर रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना R2, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, R1 R2 बाय दोनों का एडिशन R1 प्लस R2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसका मैं सॉल्यूशन करूँ, बहुत बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ। ये A और 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ही बना रहा हूँ और यहाँ पर ये B हो जाएगा और यहाँ पर 9 ओम, है ना। मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो इधर मैंने आपको क्या बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन करो, एडिशन 3 प्लस 6 कितना होगा 9, तो 18 बाय 9 हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब 2 ओम और 9 ओम कनेक्टेड है सीरीज में। ओके, 2 ओम एंड 9 ओम both are connected in series combination, so the equivalent resistance across AB सीरीज है तो दोनों ऐड होंगे, 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा डियर 11 ओम होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके गुड, चलो अब हम इसको करते हैं। अगेन वीडियो को पॉज करके पहले आप लोगों को ट्राई करना है। आई होप ट्राई किया, देखते हैं आंसर मैच हो रहा है या नहीं।
यहाँ पर तो 13 ओम रखेंगे, 5 और 3 दोनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम। 5 + 3 कितना होता है 8, और यहाँ पर 8 पैरेलल में है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बताया इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल तरीका है, मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन, है ना। 8 × 8 कितना हो जाएगा 64, डिवाइडेड बाय 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, 16 4 जा 64, और यहाँ पर ऑलरेडी 13 ओम प्रेजेंट है। तो इस तरह हमारा इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा या आर ए बी आएगा वो कितना हो जाएगा, 13 और 4 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 13 + 4 दैट इज 17 ओम रजिस्टेंस, 17 ओम रजिस्टेंस। अगर आपका आंसर सेम आया है दैट मीन्स यू आर राइट हियर। ठीक है, चलो बाकी और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेरा वीडियो का लिंक मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना, आपको सीरीज और पैरेलल में जो भी प्रॉब्लम आती हो वो सब उसमें सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक ये वाला क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम फेस करवाता है स्टूडेंट्स को, तो अब इस पर फोकस करते हैं। आ जाओ, देखो इधर, यहाँ पर ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी, है ना। पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब इधर देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, उसके थ्रू इजी वे में आप लोगों से ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगेंगे, है ना। ए टर्मिनल इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये ए, और ये देखो वायर के थ्रू डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, ये भी क्या रहेगा फिर ए, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पूरे वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस वायर के थ्रू, तो ये टर्मिनल भी ए। और अगर ये वाला बी होगा, है ना, क्योंकि इनके बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला टर्मिनल भी क्या हो जाएगा बी। ओके, तो अब देखो, तो केवल यहाँ पर आपको दो ही टर्मिनल दिखेंगे, एक टर्मिनल ए, दूसरा टर्मिनल बी, है ना। 12 ओम, पहला ये 12 ओम ए बी के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है सर, 12 ओम, सॉरी 12 ओम। उसके बाद में अगेन 12 ओम ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, अगेन ये 12 ओम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और थर्ड 12 ओम अगेन कनेक्टेड इन ए एंड बी, 12 ओम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। अब तीन रेजिस्टेंस है पैरेलल में, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, यस, मान के चलो कि यहाँ पर n इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, इस फंडे पर फोकस कर लो, बहुत काम आएगा। यस, ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी मान के चलते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर 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 आर, ये पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड इट इज nth। तो अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखो तो इसका आर ए बी या आर इक्विवेलेंट दोनों बात एक ही है, आप बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस हर एक का कितना है 12, डिवाइडेड बाय कितने कनेक्टेड है 1 2 एंड 3, 3 कनेक्टेड है, ठीक है, सो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 ओम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ये एनसीईआरटी का पूछा गया एक क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस, देखो 176 176
और 176, ऐसे n रजिस्टेंस कनेक्टेड हैं पैरेलल में। कंसिडर करो देयर आर n रजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। हर एक का रजिस्टेंस कितना है? 176 ओम। इसका भी 176, अगेन 176, 176 एंड अगेन इट इज 176 ओम रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है यहाँ पर? 220 वोल्ट दिया हुआ है। और करंट कितना जा रहा है? 5 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो। तो हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड? ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, बट मुझे पहले आर इक्विवेलेंट बता दो आप लोग। मैंने अभी आपको तरीका बताया था। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, सो 176 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? एन। बाकी हमारा आई कितना है? 5 एम्पियर है। और वी कितना है? वी है हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, बाय ओम्स लॉ अगर हम देखें तो वी इक्वल टू क्या होगा? आई आर, है ना। तो वी की वैल्यू 220 वोल्ट, आई है हमारा 5 और आर की वैल्यू 176 बाय एन। बहुत इजी वे में अब आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आप लोगों को। मैं एन को लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ, 220 को इधर ला रहा हूँ, है ना। तो देखो इधर मैं इधर अब सॉल्व कर लेता हूँ। एन इक्वल टू 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 220। अब आप इजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो इधर देखो। तो अगर इधर हम देखें 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 110 होगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। आ रही है बात समझ में? ठीक है, गुड वन। फिर यहाँ से आप इसको एक बार 5 से आपको कैंसिल करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 डेफिनेटली। फिर 22 1 जा 22, 22 4 जा 88 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने मैक्सिमम कनेक्ट हो सकते हैं? तो 4, है ना। कितने रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेंगे? 4 रेजिस्टेंस। आई होप मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही है। चल, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। हमारे पास 3 रजिस्टर्स इस टाइप से हैं और तीनों का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। ठीक है, यस। सो दैट कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। आपको एक तो 9 ओम बनाना है, दूसरा आपको बनाना है 4 ओम। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का प्रैक्टिस अच्छा हो गया है तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। यहां पर अगर हम बात करें, एक 6 ओम और दूसरा 6 ओम, दोनों को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6/2 दैट मीन्स 3 ओम। और एक 6 ओम को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये 3 + 6 9 ओम। डेफिनेटली हमारा ये आंसर आ गया, है ना। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। ये डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, है ना। ठीक, यहाँ पर तीनों को अगर आप कनेक्ट कर दोगे, पैरेलल में कर दोगे तो 2 ओम आ जाएगा, सीरीज में करोगे तो 18 ओम आ जाएगा। दूसरा तरीका, एक 6 ओम, दूसरा 6 ओम, और दोनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में आपको 6 ओम रखना पड़ेगा। 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ओम यहाँ पर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर फोकस करते हैं। हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सिंपल टॉपिक है। मुझे बताओ, देखो बहुत सिंपल वे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल चीज है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है,
इसमें से मान के चलो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो इसका कुछ अपोजिशन भी होगा। बस वो अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए यस चार्जेस को कुछ वर्क करना पड़ता है। करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, है ना, ठीक है, या पॉजिटिव के बजाय हम बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर हम देखते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, करंट अगर राइट वर्ड तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वर्ड जाएंगे, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसको कुछ अपोजिशन भी होगा डेफिनेटली। वो अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क किस में कन्वर्ट होगा, यस हीट एनर्जी में, ठीक है। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, जब करंट फ्लो होगा कंडक्टर में, ओके, तो डेफिनेटली बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अपोजिशन बाय द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये मटेरियल के थ्रू उसको कुछ अपोजिशन एक्सपीरियंस होगा। टू ओवरकम दैट अपोजिशन इलेक्ट्रॉन हैव टू डू सम वर्क, उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। आप जब भी भीड़ में रहते हो तो हटाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, हटो भाई इधर उधर धक्का दोगे, ठीक है, तो वो वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यस, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए जब भी किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो हमेशा हीट जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट फ्लो होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसका अपोजिशन होगा, अपोजिशन होगा तो उसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ वर्क करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, भाई इधर हो, फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, यस। तो वो जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम देखें तो वर्क भी किस में कन्वर्ट होगा, तो किस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। उसका फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, इसके स्पेशली अगर देखा जाए तो तीन फॉर्मूले हैं। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दूसरा हीट एनर्जी का फॉर्मूला है वी आई टी, ये सब ओम्स लॉ से ही डिराइव किए हुए हैं। और तीसरा जो फॉर्मूला है दैट इज H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, जो थियोरेटिकली लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ओके। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क दैट मीन्स वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। इसका ऐसा यूनिट होता है वाट, यस, क्योंकि वाट नाम के साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, वाट। और अदर यूनिट होती है किलो वाट और हॉर्स पावर, एचपी भी होता है, एचपी दैट मीन्स हॉर्स पावर। और 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, ओके। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 HP इक्वल टू 746 वाट, यस, ये हमको ध्यान रखना है। अब इसके भी तीन फॉर्मूले अगर देखें तो P इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, H बाय टी है। हमारे पास H के तीन फॉर्मूले थे, ठीक है। पहला हमने फॉर्मूला देखा था आई स्क्वायर आर टी, तो ये डिवाइड बाय टी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था वी आई टी, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा। और तीसरा फॉर्मूला देखा हमने वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और डिवाइड बाय टी ऑलरेडी ये टी के कारण होगा, ठीक है। ये टी से टी, सॉरी यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर टी आएगा। ये टी से टी कैंसिल, ये भी टी से टी कैंसिल, और ये भी टी से टी कैंसिल। तो हमारे पास पावर के भी यहाँ पर कितने फॉर्मूले बनेंगे, तीन फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर यहाँ से, फिर दूसरा फॉर्मूला वी आई, और तीसरा फॉर्मूला आएगा हमारे पास पावर का वी स्क्वायर बाय आर, है ना। अब लास्ट दो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं इस वीडियो के, है ना, जिसमें स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड, है ना। तो अब देखते हैं, बट उसके पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज किलो वाट आर, इसको बोटू भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है ना। 1 किलोवाट आर और जूल में क्या रिलेशन है,
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूनिट की बात करते हैं कि इतने यूनिट हमारी खर्च हुई, इतना कंजम्पशन हुआ, इतने यूनिट का कंजम्पशन हुआ, वो एक्चुअली KWH ही है। KWH 1 KWH इक्वल टू 1 यूनिट्स होती है। यस, ठीक है। इसी का यूज अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। चलो, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहले आराम से इसको पॉज करके खुद ट्राई करने का कोशिश करो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन, कितने टाइम की बात कर रहा है सामने वाला? 30 डेज के लिए पूछा है, ठीक है। इफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड पर डे कितना कंजम्पशन हो रहा है? ठीक है, 2 बल्ब्स ऑफ 10 वाट फॉर 5 आवर्स, 4 ट्यूब लाइट्स फॉर 50 वाट ऑफ 50 वाट्स फॉर 10 आवर्स, और गिवन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2 रुपीज पर यूनिट। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, सर क्या करें बताओ? कुछ नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है ना। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? कैलकुलेशन फॉर 1 डे, फॉर 1 डे, एक दिन के लिए पहले कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद में फिर हम 30 डेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी पहले हमको एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 2 बल्ब्स ऑफ 10 वाट फॉर 5 आवर्स, ठीक है। मुझे बताओ हीट एनर्जी या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। इसको हमको यूज करना है, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर आपको दी हुई रहेगी और टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है। चलो, H इक्वल टू PT, H रिप्रेजेंट हीट एनर्जी या एनर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो देखो सबसे पहले हम बल्ब की बात करेंगे। यस, ये क्या बोल रहे हैं? 2 बल्ब हैं, ये देखते हैं ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। 2 बल्ब हैं 10 वाट के, तो टोटल वाट कितना हो जाएगा? 20 वाट। ओके, यस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर, दैट मीन्स 2 इंटू 10, इतने वाट के बल्ब थे, ठीक है। फॉर 5 आवर्स, हाँ, टाइम कितना है? 5 आवर्स। चूंकि इनकी यूनिट वाट में है और ये आर में है, तो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वाट आर में। यस, हमको वाट आर में ही रखना है ना। ये कितना हो जाएगा? 10 और 10, ये हो जाएगा 100 वाट आर। फिर अब हम यहाँ पर बात करेंगे ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट की बात करते हैं। मान के चलो इसका कंजम्पशन H2 एनर्जी का होगा। कितनी ट्यूबलाइट है? 4। कितने वाट की है? 50 वाट की। और कितने टाइम के लिए चली? 10 वाट के लिए, 10 आवर्स के लिए चली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 और ये इंटू 2, दैट मीन्स 2000 वाट आवर। और कुछ गिवन है? नहीं गिवन है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने एनर्जी का कैलकुलेशन किया। किसका कैलकुलेशन किया? एनर्जी का कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली फॉर 1 डे। अब सेकेंड केस में हम बात करेंगे 30 डेज की, फॉर 30 डेज, ठीक है सर, है ना। तो मुझे बताओ, अगर हम बात करें बल्ब की, है ना, 1 डे में अगर 100 वाट, तो मुझे बताओ 30 डेज में बल्ब, इसको H1 डैश नाम दे रहा हूँ, 30 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 100 इंटू 30। अरे भाई, एक दिन में 100 वाट आवर, तो 30 डेज में 100 इंटू 30 वाट आवर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 3000 वाट आवर। यस। अब अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें यहाँ पर, तो ट्यूबलाइट H2 डैश डैश 30 डेज के लिए हो रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 200 वाट आर इज रॉन्ग, क्योंकि ये 200 इंटू 10 2000 वाट आर होगा, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2000 इंटू ये 1 डे के लिए, 30 डेज के लिए इतना,
वाट आवर। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा 6, है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर लगेगा 60,000 वाट आवर, है ना। ये कितना हो जाएगा 60,000 वाट आवर। अब हमको टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी का कंजम्पशन अगर हम देखें यहाँ पर तो H इक्वल टू होगा H1 डैश प्लस H2 डैश, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना 60,000 प्लस 3,000, ये हो जाएगा 63,000 वाट आवर। अब पहले हम इसको kWh में कन्वर्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 63 kWh। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई, H हो गई। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ओके, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ तो ये हमारे पास यहाँ से ये एनर्जी में यहाँ पर लिख रहा हूँ 63 kWh। अब मुझे बताओ, या इसको हम बोल सकते हैं 63 यूनिट, क्या बोलेंगे इसको हम 63 यूनिट। अब मुझे बताओ 1 यूनिट का बिल कितना आएगा 2 रुपीज़। तो 63 यूनिट के लिए अगर मैं आपसे बिल पूछूं 63 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 63 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 12, यस 126 रुपीज़ का बिल आएगा। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई है ना। एक बार और वीडियो को पॉज करके आराम से देखो, चाहो तो इसको रिपीट कर लो, है ना। इसको रिवर्स करके एक बार और वीडियो देख लो, बट ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इजी वे में कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं क्या है ये। पहले पॉज करके खुद को सॉल्व करना है। ए 2 किलोवाट हीटर, 2 किलोवाट हीटर है, ठीक है, एक की पावर दी हुई है। दूसरा टीवी है 200 वाट, और तीसरा 100 वाट का लैंप है, 3 लैंप है, ठीक है। ऑल स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 PM टू 10 PM। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट पर डे एट 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो फिर मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब क्या निकलेगा। ठीक है, यस, आप लोगों को एक काम करना है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है मुझे। ठीक है, चलो। और ये तो देखो केवल पर डे की वाली बात है, यहाँ पर 30 डेज की बात ही नहीं हो रही है, तो आपको केवल एक दिन के लिए करना है। चलो तो इसी के साथ ये वीडियो एंड कर रहा हूं मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।